एक समय की बात है, रात का समय था। किसी के घर में से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो घर एक रेखा नाम की औरत का था। वो अपनी सास और पति से रो रो कर कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, इसमें मेरा क्या दोष कि मैं माँ नहीं बन सकती। और किसका दोष है? तू हमें एक बच्चा तो दे नहीं सकती, तेरा क्या हम अचार डालेंगे? तू एक बांझ है, चली जा हमारे घर से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा है ही कौन, मुझे घर से मत निकालो। तभी रेखा का पति अजय अपनी माँ को कहता है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर अजय अपनी बेल्ट निकाल कर रेखा को जोर जोर से मारने लगता है। उसकी बेल्ट की मार से रेखा चीखने लगती है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, अरे जालिमो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतनी बेरहमी से मार रहे हो। और मार इसे, तभी जाएगी ये इस घर से। माँ जी, मुझे रहने दो, इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे मत निकालो। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, फिर मेरी दूसरी बहू हमें इस घर का वारिस देगी। वो तो तू हमें कभी दे नहीं सकती। बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, ये इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। मार लो मुझे, जितना चाहे मार लो, पर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तभी अजय की माँ रेखा से कहती है, ठीक है तो मर, अब मैं अजय की शादी तेरी आंखों के सामने करूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। अजय की माँ अजय के कान में कहती है, रात को रेखा को मारकर कुएं में फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा कि कुएं में पैर फिसलने की वजह से गिर गई। फिर आधी रात को अजय और उसकी माँ चुपचाप रेखा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं, माँ लगता है ये गहरी नींद में सोई हुई है। देख क्या रहा है, इसका तकिए से मुंह बंद कर। अजय और उसकी माँ रेखा का तकिए से मुंह बंद करते हैं। तभी रेखा जाग जाती है, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। रेखा चिल्लाती है, तड़पती रहती है, पर अजय और उसकी माँ को रेखा पर जरा भी दया नहीं आती और रेखा तड़पती हुई मर जाती है। और कुछ दिनों बाद अजय की माँ अजय की शादी एक लड़की से कर देती है जिसका नाम अंजलि था, और वो अपनी बहू अंजलि को आशीर्वाद देती है, जल्दी से तू मुझे इस घर का चिराग दे दे, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अंजलि मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है तो देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। वो और कोई नहीं, रेखा की आत्मा होती है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, यहाँ कैसे आई? तो तू इन सबको इस घर का वारिस देगी, मैं भी देखती हूँ तू कैसे माँ बनती है। चुड़ैल अंजलि का गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल के ऐसा करने से अंजलि की चीख निकल जाती है, बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। अंजलि की आवाज सुनकर अजय और उसकी माँ दौड़ते हुए अंजलि के पास आते हैं। तब तक चुड़ैल अंजलि को मारकर गायब हो जाती है। माँ ये तो मर गई। पर ये मरी कैसे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। इतना कहकर अजय की माँ रोने लगती है, हाय रे मेरी बहू, अब मुझे इस घर का वारिस कौन देगा? मैं पोते का मुंह कैसे देखूंगी? तभी अजय अपनी माँ को समझाता है, माँ क्या हुआ अगर ये मर गई, मैं और शादी कर लूंगा, तू जरूर पोते का मुंह देखेगी। उन सब की बात चुड़ैल सुन रही होती है। पोते का मुंह, इन्हें इस घर का वारिस चाहिए, ये जिंदा बचेंगे तब ना। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। और रात को अजय और उसकी माँ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अजय की माँ के कमरे में जाती है और उसका गला दबाने लगती है। कौन? चुड़ैल, तुम तो रेखा हो, तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर गई थी, अब तुझे मारने आई हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? तुझे पोता चाहिए ना, मैं देती हूँ तुझे पोता। अजय को अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी माँ के कमरे में आकर देखता है। चुड़ैल छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़। अच्छा हुआ तू यहीं आ गया, ले अब तू भी मर। इतना कहकर चुड़ैल अजय का भी गला दबाने लगती है। अजय और उसकी माँ दर्द से चीखते हुए चुड़ैल से कहते हैं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। पर चुड़ैल अजय और उसकी माँ की एक नहीं सुनती और उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है और वो घर खाली पड़ा रह जाता है। कुछ समय बाद विनय और उसकी पत्नी लता
अपने 5 साल के बेटे प्रिंस के साथ एक किराए के घर में रहते थे। एक दिन की बात है, विनय अपनी पत्नी को बताता है, लता, मुझे एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया घर बड़े ही सस्ते दामों में मिल गया है। अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमें ये घर इतना सस्ता कैसे मिल गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि हमें सस्ता और अच्छा घर मिल गया। अब तुम ज्यादा मत सोचो, कल ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगले दिन विनय और लता अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। विनय घर की सफाई में लग जाता है और लता प्रिंस को दूध पिलाने लग जाती है। प्रिंस बेटा, तुम दूध पी लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख भी लगी होगी। अभी तुम दूध पी लो, फिर जब खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैं अपनी साइकिल चला लूं? हाँ, चला लो, जब तक मैं घर की सफाई कर लूं। ये कहकर लता घर की सफाई में लग जाती है। प्रिंस अपनी साइकिल चलाने में लग जाता है। तभी चुड़ैल प्रिंस के पास आती है और उसे बड़े प्यार से देखने लगती है, जैसे मानो प्रिंस उसका ही बच्चा हो। बेटा, आप क्या कर रहे हो? मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो? मैं बेटा आपकी मासी हूँ। क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? हाँ मासी, आप मेरे साथ खेल सकते हो, फिर तो बड़ा मजा आएगा, है ना? हाँ बेटा। मासी, अब मैं थक गया और मुझे बड़ी जोरों की भूख भी लगी है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है? लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चुड़ैल प्रिंस के लिए अपने जादू से खाना लेकर आती है और वो प्रिंस को खाना खिलाने लगती है। मासी, आप तो बहुत अच्छी हो। ज्यादा बातें मत बनाओ, अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह खाना खत्म कर लो। चुड़ैल प्रिंस को खाना खिला रही होती है, तभी लता वहाँ आ जाती है। प्रिंस को अकेले अकेले किसी के साथ खाना खाते देख लता डर जाती है। प्रिंस बेटा, आप किससे बातें कर रहे हो और आप किसके साथ खाना खा रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। है ना, ये मासी बड़ी अच्छी है। मुझे भूख लग रही थी तो मासी ने ही मुझे खाना खिलाया और वो मेरे साथ खेलती भी है। कहाँ है वो? तभी चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। अरे, ये मासी तो अभी इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। लता प्रिंस को इस तरह की बातें करते हुए डर जाती है और वो उसे उठाकर कमरे में ले जाती है और विनय को सब बताती है। अरे, ये सब तुम्हारा वहम होगा। नहीं जी, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रिंस के साथ कोई था, पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना खाकर सोऊंगा। मुझे कल काम पर भी जाना है। विनय लता की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो खाना खाकर सोने चला जाता है। पर लता को तो डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। विनय तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। लता प्रिंस को कमरे में बिठाकर रसोई में काम करने चली जाती है। तभी चुड़ैल प्रिंस के पास आती है। प्रिंस बेटा, आप कैसे हो? मासी, मेरी अच्छी मासी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से अकेला खेल रहा हूँ। चुड़ैल प्रिंस को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे बड़ी जोर से गुदगुदी करने लगती है। मासी, मुझे गुली गुली हो रही है, प्लीज प्लीज मत करो। प्रिंस के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनकर लता आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। प्रिंस बेटा, आप किससे बातें कर रहे हो और आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे थे? वो मासी मुझे गुली गुली कर रही थी ना। कहाँ है तुम्हारी मासी? प्रिंस चुड़ैल की तरफ हाथ उठाकर कहता है। ये है मासी, और ये बहुत अच्छी है। ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ खेलती है, मुझे खाना खिलाती है। पर बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो नहीं, ये बैठी है। लता बुरी तरह डर जाती है और वो प्रिंस को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो विनय को फोन करके घर बुलाती है। हेलो विनय, आप घर जल्दी आ जाओ और पास वाले मंदिर में जो पुजारी जी हैं उन्हें लेते आना। आखिर बात तो बताओ कि हुआ क्या है। जब आप घर आओगे तब मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अभी मैंने आपसे जो बोला है आप वो करो। ठीक है। विनय पुजारी को लेकर घर आता है। लता विनय और पुजारी जी को सारी बात बताती है। ठीक है, समझ गया। हमें घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। हमें यहाँ चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा और उससे उसके मन की बात पूछनी पड़ेगी। आखिर वो यहाँ क्यों है और ये
आपके बेटे को क्यों दिखाई देती है? पुजारी चुड़ैल को मंत्र शक्ति से बुला लेता है। चुड़ैल पुजारी को सारी बात बताती है। पुजारी हवन पूजा करके चुड़ैल की आत्मा को शांति प्राप्त करवा देता है। तब से चुड़ैल विनय के घर से चली जाती है।